भाई भारत के बहुत सारे राज्यों में एक परंपरा है, खासकर हमारे हरियाणा में तो है कि जब घर में कोई छोरा पैदा हुआ तो फिर जो है थाली बजाएगा ना, थाली पीटना वो एक साइन होता है अड़ोसी पड़ोसी को बताने का भी घर में छोरा होया, खुशी हुआ। आजकल माहौल बदल गया, छोरा और छोरी बराबर है। लेकिन मैं बात कर रहा पुराने टाइम की, जब थालियां बजाया करा थे। वो थाली क्यों बजाया करा थी? बे घर में एक छोरा हो गया और ये छोरा इस परिवार का पालन पोषण करेगा, काम धंधे में सहयोग करेगा और बुढ़ापे में अपने बेटे का सहारा बनेगा। लेकिन हमारे देश के कितने ही ऐसे बेटे हैं जिन्होंने पालन पोषण तो करया, अपने परिवार का नहीं करया, अपने देश का करया। मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी, वो वीर जो फांसियों पे झूल गए, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। ऐसे कितने ही नाम हैं जिनको हम भूल गए और कितने ही नाम हैं जिनको हम जानते हैं। आप एक बार बैठ के सोचना, वो लिस्ट अपने सामने लेकर ना कि आप कितने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम याद कर पाते हो और कितने जो है भूल चुके हैं। मैं बात कर रहा था कि बेटा परिवार में पालन पोषण के लिए काम करता है। आज ऐसे ही एक बेटे हमारे सामने हैं, साहिब सिंह थिंद, जो अपने माता पिता के साथ कनाडा चले गए। भाई माता पिता पंजाब के और हरियाणा के बहुत सारे युवा जो है कनाडा में जा रहे, कोई अमेरिका में जा रहा, घर के कामकाज करने के वास्ते भी, ताकि माता पिता का योगदान वो दे सका। लेकिन वहाँ जाके साहिब सिंह जी की दिशा ही बदल गई। सबसे पहले सर आपका स्वागत है चढ़ती कला टाइम टीवी में, हमारा स्पेशल शो पंजाब हरियाणा गेल गेल। और आज हम बात करेंगे पंजाब की और हरियाणा के उन वीर सपूतों की जो है जिनको लोग भूल गए। सर धन्यवाद जी। पहला तो पंजाब हरियाणा गैल गैल ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़ती कला ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ पहुँचती करते हो। ਤੁਹਾਡੀ बहुत बहुत मेहरबानी जी। सर मैं साहिब सिंह जी के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने जो है प्रोफेसर मोहन सिंह मेमोरियल फाउंडेशन एक बना रखी। और ये जो एक फाउंडेशन है, प्रोफेसर मोहन सिंह एक कवि थे, लेकिन ये कहते हैं ना भी जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँच गए कवि। ये आज जो है ऐसी ऐसी जगह पे पहुँच गए उस फाउंडेशन के माध्यम से कि इन्होंने जो है धमाल मचा रखा है कनाडा में और इंडिया में। जो हमारे सैनिक थे, वीर सैनिक थे, जो सिपाही थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको भूल चुके हैं, अब इन्होंने लगभग 30 साल पहले ये फाउंडेशन बनाई और इस फाउंडेशन के नज़रिए से के जरिए से उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के सामने ले आने लग रहे। मैंने कहा था ना कि एक बेटा अपने माँ बाप के लिए काम करता है, लेकिन एक वो स्वतंत्रता सेनानी बेटे थे जिन्होंने देश के लिए काम किया, और एक ये जो है भारत के बेटे हैं जो उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काम कर रहे। मन में सिर्फ एक ही बात है भी जो हमारे लिए फांसी पे झूल गए, हमने उनके लिए काम करना, देश के लिए काम करना, उनको लोग भूल ना पाए। सर सबसे पहले कनाडा कब गए? मैं 1983 1983 जी मैं चले गया सी जी। और क्यों गए सर कनाडा? देखो ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਭੈਣ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ जी। अच्छा, वहाँ जाके आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली सर, क्या जरूरत पड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਦੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ जी ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹੀ जी। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉਪਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਧਾਈਆਂ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ
ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆ, ਹੂੰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ। ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ 1897 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹੂੰ ਔਰ ਜਦੋਂ 1905-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੂੰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਰਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। हम्म। सो उन्होंने गुलामी का जूड़ा करो आज़ादी से पहले की बात हम कर रहे पहले 1913 की बात 13 की बात भाई, ये बात 1913 की है जी। ये बात तो 1906-07 के जब पहले किया, हाँ पर 1913 में फिर उन लोगों ने ना ऑर्गेनाइज किया गदर पार्टी को। तो गदर पार्टी बनी अमेरिका में, करतार सिंह सराभा, बाबा सोहन सिंह पकना, लाला हरदयाल जी, बाबा ज्वाला सिंह ठठिया, और भी बहुत देशभक्त थे। सो मैं इंटरव्यू पंजाबी हिंदी में साझी। हाँ आप आराम से रिलैक्स होके करो, आपका मैसेज जाना चाहिए। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣਾ, ਔਰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬਣਾਈ ਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ एक्टिविटी शुरू करती हैं। भाई देखो, सभ्याचार से जुड़े रहना चाहिए, मिट्टी से जुड़े रहोगे तो मजबूत रहेगा, क्योंकि जब कोई पेड़ मिट्टी में रहता है तब तक उसकी जड़ें जो है मजबूत रहती है। जब मिट्टी गई तो फिर जो है पेड़ को गिरना ही पड़ता है। आज हम बात करने लग रही है, जो कहानी है, जो बात हम कर रही है, उन गदरी बाबाओं की है जिन्होंने जो है विदेश की धरती पर रहकर, और जो भारत गुलाम था, यहाँ के जो शासन था, उसकी जड़ें जो है वहाँ बैठकर इला दी थी। आज हम उन गदरी बाबाओं की बात करने लग रहे हैं। वो शेर पंजाब के भी थे और वो शेर हरियाणा के भी थे, क्योंकि उस टाइम तो था ही जो है देश की बात थी, देश के थे वो। मतलब बात ये है कि क्षेत्र की बात करें भी, कहाँ के थे, हरियाणा और पंजाब एक ही था, साझा पंजाब था। नहीं, बाकी देश के भी थे। वो गदर पार्टी का सारे धर्मों से ऊपर उठकर वो हर धर्म के, हर इलाके के लोग थे उसमें। तो कोई ऐसी बात नहीं, सभी हिंदुस्तानी थे तब। वो सारे के सारे हिंदुस्तानी जिन्होंने वहाँ बैठकर आज़ादी का बिगुल बजाया, और इस कदर बजाया कि थोड़ी सी मिस्टेक होगी, नहीं तो आज़ाद जो है बहुत दिन पहले जो है हो जाना था। तो सर, ये कौन कौन से नाम है जो है गुमनाम हो गए? ये नाम है तो बहुत लंबी लिस्ट है जी। थोड़े शहीद आ, देश भगत आ जिन्हों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। हाँ जी। करतार सिंह सराभा को सारे जानते हैं, लेकिन जो बाकी के 6 हैं उनको कोई नहीं जानता। विष्णु गणेश पिंगले भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ 2 ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ 1990 ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 1900 ਪਰ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ 1996 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ 30ਵਾਂ ਮੇਲਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਗਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ। 'ਚ, ਭਾਈ ਬਤਨ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਰਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ वहाँ पर जा ना सकन। सो वो 1908 में कानून बना, 10 में लागू हो गया। तो 1913 में कामागाटा मारू जहाज वो वहाँ पर डॉक हुआ, पर लोगों को उतरना ही नहीं दिया। अच्छा, डर क्या बाहर था नहीं आने उनको? डर क्या था? नो, वो चाहते थे गोरों का मुल्क रहे, सिर्फ चिट्टे लोगों का चिट्टे का रहे, भारतीय वहाँ जाके पक्के ना हो, पक्के ना हो। सो इसीलिए वो कानून बने। उस कानून को चैलेंज करने के लिए वो कंटिन्यू जर्नी का जो कानून था, कानून ये था कि कोई भी शिप उस वक्त भारत से कनाडा नहीं जा सकता था। तो बुजुर्गों ने क्या हांगकांग में वो शिप कामागाटा मारू का शिप को लीज किया और उसको वहाँ से जर्नी कंटिन्यूस बना दी। पर फिर भी 2 महीने ये बात है 23 मई 1914 की और 23 जुलाई 1914 को उसको वापस कर दिया। सो हमने सोचा कि ये जो मूवमेंट है जी। हमारे साथ जो नस्लवादी ये कानून था, ये जो धक्काशाही हुई है, उसके खिलाफ हमने लड़ना है। अच्छा, क्या करना पड़ा इसमें? क्या क्या योगदान देना पड़ा? किस तरह की मुसीबतें सामने आई? क्योंकि सरकारों से लड़ना छोटी बात तो होती नहीं। सरकार कोई कानून बना दे और उस कानून को बदलवाना, और वो भी विदेशों की धरती पे जाके बदलवाना। हम ये चाहते थे कि देखो, हम गदरी बाबा को याद करते हैं तो हमारी कम्युनिटी पे जो जो जुल्म हुआ, जो तशद्दुद हुआ, जो हमारे इतिहास में कनाडा के में जो काला दाग था, वो कामागाटा मारू को वापस भेजने का था। सो इसलिए हमने, क्योंकि हमारे पास प्लेटफार्म तो था, हज़ारों की गिनती में लोग आते थे, आते हैं अभी भी, तो हमने पटिशन साइन करा के 20 साल वो लड़ाई लड़ी। 20 साल के बाद कनेडियन पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पे वो जो कामागाटा मारू उसकी माफ़ी मांगी गई और बाकायदा कनेडियन सरकार वालों की तरफ से हमें वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी कंट्रीब्यूशन जो उसकी थी उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे वो एक कल्चरल मिला है, तो उसमें पंजाब के लोग भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, है ना, पाकिस्तानी पंजाब से भी आते हैं, हरियाणा के भी लोग आते हैं, नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा लोग आते हैं। तो हम ज़्यादा कोशिश होती है कि वहाँ पर वो कल्चरल प्रोग्राम होता है, पर शहीदों की याद शहीदों को करना होता है। शहीदों की याद में वो मैगजीन भी निकालते हैं वहाँ पर, शहीदों की याद में वो जो विद्वान लोग हैं वो पढ़ते हैं, उनको स्पीच करते हैं। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी, हमारा मुख्यमंत्री आता, बाकी सभी लोग, कैबिनेट आती है, प्राइम मिनिस्टर 5 बार आए हैं, पहले भी आए हैं ना। तो अच्छा माहौल होता है, बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन होती है। अच्छा, आप इंडिया में आते जाते रहते हो, भाई जिस तरह की बात हमने करी थी, एक बेटा जो है अपने माँ बाप की सेवा के लिए काम करता है, लेकिन आप जो है इन बाबाओं की, बाबा ही कहूँगा मैं, इन बाबाओं की सेवा के लिए काम करने लग रहे, इंडिया में आना जाना हो रहा, जो शहीदों की आप बात करने लग रहे, यहाँ की जो सरकारें हैं जिन लोगों को भूल चुके हैं, जैसे करतार सिंह सराभा का नाम हमने एक गिनवाया, उसके बाद के 5 नाम आपने गिनवा दिए, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको जो है भूल चुके हैं। तो किस तरह से उनको याद किया जाता है और कैसे जो है वो नाम सामने आएंगे पूरे दुनिया के? देखो, आपने कहा सेवा की, जो सेवा की बात है ना जी, मैं ये समझता हूँ कि ये सेवा नहीं है, मेरा फर्ज है। जो पहली पीढ़ी है दूसरी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के जो लिए वो काम करती है ना, उन लोगों ने अपना फर्ज किया और अपनी जानों का बलिदान। लगभग 90 साल हो गए, देश आज़ाद हो गया, आपको अपना फर्ज याद है, जिसको मैं सेवा कह रहा हूँ, 80 साल हो गए, लेकिन जो हमारे नेता हैं उनका फर्ज कहाँ? इस पे भी आते हैं। सो वो उन लोगों ने जो अपने फ़र्ज पूरे किए, हमने सोचा कि हम भी अपने फ़र्ज पूरे करें, है ना। सो हमने वो वहाँ पर वो जो मेला गदरी बाबा का लगाना शुरू किया, तो वो इसीलिए लगाया कि हम खुद भी अपने जो विरासत है उससे जुड़े रहें और
लोगों को, अगली पीढ़ी को, जो याद रहे। हमारे बच्चे हैं, जो कनेडियन बच्चे पैदा हुए हैं, क्योंकि उनको तो ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि वहाँ के कल्चर सारा कुछ बिल्कुल आला दुआला ऐसा ही है उनका। सो असी उनको भी साथ रखना चाहते थे, तो और वो भी जुड़ रहे हैं। अब लोगों को पता है गदरी बाबे कौन है, अब लोगों को ये मालूम है कि वोट का हक कैसे मिला। हाँ जी, तो बड़ा, बाकी यहाँ के नेताओं की बात जो है वो तो आप जानते हो कि हमें वहाँ से आकर पहले तो इनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। क्योंकि आपने ना प्रधानमंत्री की बात की, पीएम की बात की। जब एक विदेश का प्रधानमंत्री आपको तवज्जो देता है, आपसे बात करता है, आपके प्रोग्रामों में आता है, और यहाँ की मैं बात करूँ, आपको किसी भी नेता से मिलना है, चाहे वो छोटे लेवल को, बड़े लेवल को, आप आओगे, अपॉइंटमेंट लोगे, आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बाद फिर जो है जो खर्चा करके आप मिलने के लिए आए, फिर वापस चले गए, मतलब एक संघर्ष नहीं लगता आपको? देखो बात ऐसे है, क्योंकि ये लोग चुने हुए लोग हैं। अगर असेंबली में कोई बिल को कुछ हम करना चाहते हो, वहाँ पर पास होगा तो फिर वो लागू होगा। हम इनसे बात करते हैं जी। हमें 2 महीने हो गए और एक चीफ मिनिस्टर से मिल सका हूँ। अभी आप भारत में मिल चुके हो? 2 महीने हुए हम हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से मिले हैं जी। बात ऐसी है कि सुक्खू साहब से? सुक्खू साहब से, क्योंकि हम डलहौजी का नाम चेंज कराना चाहते हैं ना। अच्छा, डलहौजी का नाम चेंज क्यों, क्या बुराई है इस नाम में? देखो जो लॉर्ड डलहौजी था ना, वो उसने उसके वक्त जो हुआ ना, वो गवर्नर जनरल था, उसके वक्त एजुकेशन जो इंडिया की ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का था उसको तबाह किया, बट्ठा गोल कर दिया। वो 1848 से आया और 1856 तक रहा। शायद वो पहला कनाडा की एक स्टेट का भी गवर्नर था। तो उसने जो इस देश पर जुल्म ढाए, जानवरों के नाम क्यों रहे? हम नहीं चाहते कि किसी भी जो लोगों का दुश्मन है, इस मिट्टी का दुश्मन है, जो इस देश का दुश्मन है, उसका नाम क्यों रहे? सो हमने चाहा, वो हिमाचल सरकार को हम पिछले 10 साल से लगे हुए हैं कि उसका नाम बदलो। और भी लोग हैं, और भी मैक्लोडगंज है, और भी जो, मैं हिमाचल की बात नहीं करता, बाकी देश में भी, देश में बहुत सारे नाम है, काले पानी है। तो हमने उनको कहा कि वो आप बदलो, हमारी पहले भी जो वहाँ पर सरकार थी। तो फिर स्टेटस क्या है आपकी बात करें तो? देखो बात तो शुरू हुई, हमारी बात के बाद सीएम साहब बोले हिमाचल असेंबली में, उसके बाद मैं दोनों पार्टियों को जो अपोजिशन थी दोनों से बात हुई, तो वो कहते बदल देते हैं, लेकिन अभी कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं हुआ। जी, बातचीत में तो अच्छा लगता है ना, जितनी देर तक असेंबली पास नहीं करती और बाकायदा तौर पे है ना, तो हम चाहते हैं कि उसका नाम जो श्री भगत सिंह के चाचा जी थे उनके नाम पर रखा जाए, जो डलहौजी का नाम है, क्योंकि 40 साल की 1905 से शुरू हुआ तो 7 उनको पकड़ कर रंगून बर्मा की जेल में डाल दिया था, उनको और लाला लाजपत राय जी को। तो 7 में जब छोड़ दिया तो वो देश से चले गए थे। 47 में 40 साल की जलावतनी के बाद वो देश वापस आए। सो हम, और जब यहाँ पर आए तो वो लाहौर थे, उनके साथियों ने कहा कि आप डलहौजी चले जाओ। तो मेरा ख्याल है पंडित नेहरू जी, वो जो वो उस वक्त उनके जो देशभक्त थे काम करते थे, तो उसके बाद वो चले गए डलहौजी में। तो जब 15 अगस्त, ये शायद मार्च में आए 47 में, और 15 अगस्त 47 वाले दिन जब देश आज़ाद हुआ, ऐलाननामा हुआ, तो सुनते ही उन लोगों ने, सरदार अजीत सिंह ने डलहौजी में प्राण छोड़ दिए। सो हम सरकारों को ये कहते हैं कि इन जालिमों के नाम बदलो और देशभक्तों के रखो। भाई, अक्सर जब किसी भी देश में किसी राज्य का किसी सड़क का नाम बदलते हैं तो विपक्ष वाले मुद्दे उठा देते हैं, भाई नहीं यूँ नाम क्यों बदल लिया, ऐसे भी कह देते हैं भाई ये तो सरकारें जो है नाम बदलने की सरकारें रहेगी। लेकिन इसके पीछे की कहानी समझना बड़ा ज़रूरी है कि नाम बदलना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि वो जो नाम बदले जाते हैं वो हमारे शहीदों के नाम हो, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हो, और जिन्होंने देश पर जुल्म कराया,
अगर उनके नाम से कोई सड़क है, कोई बिल्डिंग है, कोई शहर है, तो वो बदल देना चाहिए। सर, हम बात कर रहे थे नाम बदलने की, क्यों ज़रूरी है नाम बदलना, वो आज आपसे पता चला। अगर हम बात करें काले पानी की, वहाँ भी बहुत सारे द्वीप थे जिन पे नाम बदलने की बात हुई, तो सर क्या था वो पूरा मामला, और कितने नाम बदलवाने में आप जो है सफल हो पाए? क्या भारत के प्रधानमंत्री से कभी आपकी बात हुई इस बारे में लेकर? नहीं, देखो, मैं 2016 में गया था वहाँ पर जी। मैं खुद 9 दिन रहा वहाँ। 2016 जी। 2016 में। तो 16 में जब मैं गया तो मैंने तब कुछ बड़े नाम बदल दिए थे। काला पानी जैसे गए आप? काले का पानी गया घूमने देखने के लिए? देखने के लिए। जी। तो तब मैंने सोचा कि पढ़ा था कि कलकत्ता का नाम बदल दिया, मुंबई कर दिया, हाँ। बॉम्बे का नाम, बॉम्बे का नाम, तो और गुवाहाटी, मद्रास का नाम, चेन्नई आ तो गया। जब मैं वहाँ पर मैंने देख रहा था कि हैवलॉक आइलैंड, में हैवलॉक आइलैंड पे गया। हाँ, हाँ। जब मैंने हिस्टोरियन से पूछा, हाँ, हाँ। तो वो ये बात हुई कि वो ब्रिटिश हुकूमत के फौज के हाँ। जनरल थे, उनके नाम पर। रॉस आइलैंड शायद उनके वो कोई किसी सिविल ऑफिसर का नाम था, और भी कई नाम थे जो अभी भी हैं, जो ब्रिटिश हुकूमत के जो करिंदे हैं उनके नाम पर, जो ऑफिसर शहर हैं, बिल्डिंगें हैं जी, रखे हुए हैं, आइलैंड्स खास करके जो टापू हैं। तो मैंने वहाँ पर गवर्नर साहब से बात की, वो पंजाबी थे, तो मैंने मेमोरेंडम भी दिया कि इनके नाम को बदला जाए और देशभक्तों के नाम पर रखा जाए, उनको बदला जाए किसी देशभक्त के नाम पर, राइट, जो वहाँ पर फांसियाँ हुई, जहाँ तशद्दुद से पंजाब के 6 देशभक्त टॉर्चर से शहीद हो गए। तो मैंने उनको कहा थे। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मैं दिल्ली पार्लियामेंट के सामने प्रेस क्लब वहाँ पर की। फिर मोदी जी की गवर्नमेंट का मुझे लेटर आ गया कि हमने जो आपकी लेटर है, पिटीशन है, उसको दाखिल कर दिया है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल 2018 में प्रधानमंत्री जी खुद गया और 3 आइलैंड, जो रॉस आइलैंड है, डीप आइलैंड है और हैवलॉक आइलैंड, तीनों का नाम बदल दिया। तो आप कामयाब रहे? तो फिर वो लेटर भी आ गया कि हमने बदल दिया। पर कामयाबी ऐसे है कि हम चाहते हैं 572 आइलैंड है और तकरीबन 38-36 आइलैंड है जिनके जो नाम है जिन पर बसों है। हाँ। बाकी खाली पड़े हैं। मेरी जानकारी जी। कुछ थोड़ा बहुत गलती भी हो सकती है जो हमने पढ़ा है। तो हमने वो कहा कि आप इन लोगों के नाम पर रखो, बाकी आइलैंड के भी हम चाहते हैं कि जैसे पंजाब के पान सिंह सनेत थे, महावीर सिंह थे, अल्लाह दत्ता, राम रखा, जो टॉर्चर से तशद्दुद से शहीद हुए हैं, और भी पान सिंह, बाबा सोहन सिंह पकना है, गदर पार्टी के जो बड़े प्रेसिडेंट थे, वो भी वहाँ पर कैद रहे हैं, और देशभक्त परमानंद झांसी जी है, जो वहाँ पर बड़े लोग कैद हुए, जहाँ जिनको फांसियाँ हुई, जहाँ जिनको उम्र कैदें हुई, वहाँ पर हम चाहते हैं कि उन आइलैंड्स को उनके नाम रखा जाए, नामकरण बदल दिया जाए, रीनेम किया जाए, है ना। सो इसमें हम कितना कामयाब होते हैं, हम सरकार को हर बार आते हैं, चिट्ठियाँ देते हैं। जो है कनाडा से देश में घूमता रहना चाहिए, आपका इसका बात का फ़ायदा मिला, क्योंकि जो नाम आपने बदलवाए ये कोई छोटी बड़ी बात तो है नहीं। आपके जरिए हम सरकारों को कहते हैं कि प्लीज़ हमारी जो अपील है, हमारी बेनती है, इनको सुने और इसको बदलें इनको। अच्छा, एक आपने अभी बात की थी बादशाह, एक सूत्र है, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। भाई आज तक हम ये पढ़ते आए, 1 नंबर का सवाल आज एक रहा था, भाई बाबर का बेटा कौन था? अकबर था। अकबर का बेटा कौन था? भाई जहांगीर था। जहांगीर का शाहजहां था, और शाहजहां का था औरंगजेब। ये जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है, इस हिस्ट्री के पढ़ने से कोई फ़ायदा मिलता है? हमें क्या पढ़ाना चाहिए आपके नज़रिए से? देखो, मैं समझता कि देश की हिस्ट्री का बच्चों को पता होना चाहिए। ये जो पानीपत की लड़ाई है, आजकल हिस्ट्री पे बड़ा विवाद चलता है, ये बात आती है कि हिस्ट्री को बदल के पढ़ाना चाहिए, आपकी क्या नजरिया है? नहीं, देखो,
हिस्ट्री में को पढ़ाना चाहिए, लोगों बच्चों को पता चलना चाहिए कि पहले कौन हमारे पे राज करके, पर ये नहीं कि सारी हिस्ट्री उन्हीं को हो। जो हिस्ट्री 1857 से शुरू हुई है, गदर हुआ, उसको क्यों नहीं लागू करते? 1857 से लेकर 1947 तक जो पीरियड है, जो संघर्ष आज़ादी का पीरियड है, उसको क्यों इग्नोर किया? क्यों इग्नोर करते हैं उसको? तो हैं उसको भी, एक पेज पढ़ा दिया उसमें। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, बब्बर अकाली मूवमेंट, गदर मूवमेंट पहले थी, 1913 शुरू हुई, तो 20 के बाद 25-26 तक बब्बर अकाली मूवमेंट जो पंजाब के ज़्यादातर दुआबा क्षेत्र की है। तो मैं पहले सोचता शायद 1-2 दिन में अपना हिस्टोरियन चिरंजी लाल जी उनको लेकर जाते हैं, तो हमारी टीम जाती है, वहाँ पर लोगों को पूछते हैं, देशभक्तों के परिवारों को मिलते हैं, तो जिनको फांसी हुई, जो मुकाबले में उस वक्त अंग्रेज की फौज से लड़ते शहीद हुए, तो उनके परिवारों को मिलते हैं। हम सोचते थे कि 2 दिन का काम है, कि शायद छोटी मूवमेंट है। मेरा ख्याल है कि मैं 6 महीने भी लगा रहूँ तो वो पूरी नहीं होगी, इतना बड़ा काम है। सो उसको 1 पेज में 2 पेज में कैसे रख सकते? एक मूवमेंट, उसके बाद कीर्ति मूवमेंट शुरू हुई, नामधारी मूवमेंट है, और बड़ी मूवमेंट है। मैं चाहता हूँ जो बंगाल में मूवमेंट है वो भी बढ़ाई जाए। जो अगर साउथ इंडिया में कुछ लोग शहीद हैं, उनका भी बच्चों को पता लगना चाहिए। पर पानीपत की लड़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश की आज़ादी की लड़ाई है का जो इतिहास है उसको, और उसको वो पढ़ाना चाहिए। और मैं सभी जो हिमाचल की सरकार को भी लिखा वो, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता कि मंडी कांड में हृदय राम जी कौन थे, मियाँ जवाहर सिंह कौन थे, बच्चों को मालूम ही नहीं है, तो क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हिमाचल के शहीद हैं बाकी भी पढ़ाना चाहिए, पर कम से कम लोकल शहीदों के बारे में तो आपको पता रहे। हाँ, महाराष्ट्र के हैं बलवंत फड़के जी हैं, और शहीद हुए हैं, तो क्यों नहीं पढ़ाते इनको, बच्चों को पता चले। मैं हर स्टेट को, हर सूबे को, आपके जरिए मेरी बेनती है उनको कि चीफ मिनिस्टर को, कैबिनेट को, लोगों को, कि अगर सरकार लागू नहीं करती तो जब वे वोटें लेने आते हैं इनको कहो कि क्यों नहीं लागू करते। सो एजुकेशन का हिस्सा बहुत ज़रूरी है। क्रांतिकारी हो आप, क्योंकि आपने सीधा सीधा ही कह दिया कि वोट मांगने आते हो तो सीधा बात करो भाई हिस्ट्री को। बात नहीं, इनके गल में साफा डालो कि क्यों नहीं करते। क्योंकि आप जो है शुरू से ही एक छात्र जीवन से ही जब नेता रहे हो, और यहाँ पे आपने नेतागिरी की बात करी है। बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 का, वो काला दिन जिसको कभी बुलाया नहीं जा सकता। 13 अप्रैल 1919 लॉर्ड जनरल डायर की वो घटना जिसने जो है ये कहूँ कि मानवता को जो है शर्मसार कर दिया। मैं तो इस बात को यही कहूँगा। सारे नियम तोड़ दिए और उन निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां बरसाई। एक मूवमेंट में पढ़ रहा था जिसमें आपने ये कहा कि अंग्रेज सरकार से वो गलती हुई थी, वो माफ़ी मांगे। क्या थी पूरी घटना? देखो, हम कल्ला माफ़ी नहीं, माफ़ी तो 2 लफ्ज़ बोल देंगे, पर उसके पीछे लेकिन एक रिकॉर्ड में माफ़ी मांगना, गलती मांगना, वो 2 लफ्ज़ भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सरकारें ऑस्ट्रेलिया भी मांग रहे हैं, हमारे कनाडा में चाइनीज़ कम्युनिटी से मांगी, जापानी से, हमसे भी भारतीय कम्युनिटी से भी मांगी है। पर हम चाहते हैं कि देखो 13 अप्रैल को गोली चली, अभी तक ये नहीं फाइनल हुआ कि शहीद कितने हुए, हज़ारों की गिनती में हुए, लेकिन कुछ कहते हैं 1400 हुआ है। पर हम चाहते हैं कि क्योंकि जलियांवाला की बात कर रहे हैं, जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं, कितने लोग शहीद हुए, अलग अलग फिगर्स हैं। क्योंकि 4 वो जनरल डायर था जो, वो जलंधर फौजी छावनी में रहता था, वो यहाँ से गया 1 बजे चला और 4 बजे वहाँ पर पहुँच गया। 4 बजे गोली चलानी शुरू की थी, 10 मिनट चली, 4:10 पे जो मैंने पढ़ा। तो जब असला ख़त्म हो गया तो वापस आ गया। तो उसमें बहुत लोग शहीद हो गए। 1 जून तक मार्शल लॉ लगा रहा, सबूत मिटाते रहे वहाँ के लोगों को पता ना चले, ता जो रेवोल्यूशन ना लोग बाहर विद्रोह ना खड़ा हो जाए। सो उससे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये मांग रहे हैं कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए
कौन से वाला डॉक्यूमेंट? जो 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 13 अप्रैल से शुरू होके वो ताजो जिसकी आप- हमें पता चल सके वो कितने लोग थे? कितने लोग थे, शहीद ही कहेंगे, कितने असली शहीद बात थे? क्या है। हाँ। उसके जो जलियांवाला बाग के कांड के यही नहीं, हमने उनसे और भी मांगे हैं हम्म, कि हमें जो टोटल जो आप आज तक वो पब्लिक नहीं हुए उनको हमें दो प्लीज, क्योंकि अच्छा, वो हमें पता डॉक्यूमेंट चले। है कहाँ पे? वो लंदन में, भारत से कोई लेना देना नहीं उनका? ये शायद पाकिस्तान में कुछ हम्म, हो सकता है, पर मेरा ख्याल है वो उनके पास हो। तो वो तैयार हैं देने के लिए? देखो बात अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम्म, तो हम बात पहले कि ये है कि वो सुन रहे हैं, अब बात हम्म। पहले तो सुनते ही नहीं थे। अच्छा, माफ़ी मांगने की बात हमने शुरू की थी, क्या उन्होंने वर्बली माफ़ी मांगी है देखो इसके हमारे 5-6 हमने चक्कर काटे इंग्लैंड के लिए? जी। सिर्फ इस बात पे, हम्म, तो हमारी जो वहाँ पर जो अपोजिशन लीडर थी, हम्म, जो देखो जो पार्टी है लेबर पार्टी, हम्म, वो हमारी बात सुनती है, हम्म। उनसे हमारी बात हुई, तो उनका लीडर था जर्मी कॉर्बाइन, मैं खुद मिला उससे, और उसने पब्लिक कमिटमेंट भी की थी हम्म, कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं माफ़ी मांगूंगा। हम्म, तो उसके बाद वहाँ पर और जो देसी लीडरशिप है हम्म, उनसे भी हम सभी हमारी बात हुई, तनमजीत टेसी से बात हुई है, गुरिंदर जोशन से जी से बात हुई है, हम्म, वो कमल गिल से, जो हमारे जो वहाँ पर देसी अपने लोग हैं, हम्म। अपनी लीडरशिप है, उनसे बात हुई है अब, और बात तो सुनी है। देखो वो कब अभी प्रेशर और डालना है हमें। वोट की ताकत को आप कैसे देखते हो? क्योंकि जो आपने माफ़ी की बात करी, अगर जो हमारे बुजुर्ग जो कनाडा में थे वो उस वक्त लड़ाई ना लड़ते हमें वोट के अधिकार की, तो ना हमारे पास वोट होती और ना माफ़ी की नौबत आनी थी। क्योंकि आपने जिस तरह के बताया कि चाइनीज़ से माफ़ी मांगी, दूसरे लोगों से मांगी, आज उनको ज़रूरत है वोट की। अगर वो वोट की ताकत ना होती तो उन्होंने कभी भी माफ़ी नहीं मांगनी थी, मुझे ऐसा लगता है। आपका नज़रिया क्या है? देखो जब हम मिले ब्रिटिश अपोजिशन लीडर को, हाँ, जर्मी कॉर्बाइन था उनका नाम, हम्म, तो वो अभी भी इलेक्टेड है, वो मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, हम्म, तो उनसे बात हुई, तो वोट पार्टियां वोट बैंक से प्रभावित होती है। प्रभावित होती हैं, तो हमारी बहुत बड़ी गिनती है, भारतीय भाईचारा, पाकिस्तानी पंजाबी भी वहाँ पर है, क्योंकि ये देश की आज़ादी के पहले का मसला है ना, एक देश का नहीं है, ये खित्ते का मसला है। तो लेबर पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाल दिया था कि जब हम अगर पावर में आए तो जलियांवाला बाग की माफ़ी मांगे। तो ये बात। अच्छा, पंजाब की राजनीति की मैं बात करूं, या राजनीति छोड़ो, हम इससे की बात करते हैं। शिक्षा क्रांति है पंजाब में, पंजाब के स्कूलों को देखा जाता है एक उदाहरण बन गए देश के सामने, क्योंकि आज की जो शिक्षा क्रांति है वो दिल्ली से चली, और सरकार पंजाब की कहती है कि पंजाब की शिक्षा क्रांति पूरे देश में प्रसिद्ध है, लोग देखने के लिए आते हैं। तो आपको क्या लगता है जो पंजाब के स्कूल हैं, क्या उनके नाम चेंज होने चाहिए? देखो पंजाब के स्कूल, मैंने पंजाब नाम सरकार को कहा, हरियाणा सरकार को भी कहा, हिमाचल को भी कहा, मैं देश की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सभी को हमने लेटर भी लिखे कि जो खास करके मैं पंजाब की पहले बात करता हूँ कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर से 4-5 बार मैं मिला हूँ और कहा कि जो जंगे आज़ादी के शहीद हैं, चाहे गदर मूवमेंट के हैं, बब्बर काली मूवमेंट के हैं, कूका लहर के हैं, जहाँ किसी भी मूवमेंट के शहीद हैं, उनके जो शहीदों के जद्दी गांव हैं, उन गांवों के जो स्कूल हैं उनके नाम पर किए जाएं, उनके नाम पे किए जाएं। दूसरा मैं कहा कि आज़ादी की लहर को, सभी लहरों को 1857 से लेकर 1947 तक एक वक्रे सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को पता चले कि हमारे नायक कौन थे। और अगर पढ़ाया जाएगा तो शायद ये नौजवान पीढ़ी ये सोचेगी कि ओके, हमारा तो आइडियल भगत सिंह है, बाबा सोहन सिंह पकना है, परमानंद झांसी है, तो शायद वो, मैं समझता हूँ कि वो नशा नहीं करेंगे,
जब उनके सामने इतना बड़ा वो उदाहरण पेश होगा। इतिहास होगा ना, हम्म, वो उसको पढ़ेंगे हम्म, तो वो अच्छे काम करेंगे, हम्म। अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इतिहास को लागू करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उन परिवारों से आप मिलने की आपने बात की, जब परिवारों से मिलते हो तो स्टेटस क्या है उनका उस गांव में, उस राज्य में, और आपका अपना अनुभव क्या है जब उनसे मिलने के लिए जाते हो? देखो, मैंने तो जो मूवमेंट है बब्बर काली मूवमेंट, उनसे भी बात की है। जी। उनसे बहुत साल पहले, मेरा ख्याल है जितनी मुझे जानकारी है कि सरकार ने कुछ उनको एकड़ दिए थे हिसार के पास, तो बहुत सारे 12-12 एकड़ एक जो चीज़ जमीन दी थी। ज़मीन दी थी। तो उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई। कुछ बहुत सारे परिवारों ने हमें कहा कि बच्चे हमारे रो रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा और हम जा रहे हैं। कुछ परिवारों ने तो ये कहा कि क्योंकि बब्बर मूवमेंट को 101 साल, कुछ लोगों कुछ घटनाएं, कुछ फांसियाँ ऐसे हुई कि 101 साल हो गया, तो ये साल गिरा है, 100 साल हो गया बब्बर काली मूवमेंट को, तो उसकी 100 साल गिरा है इस साल। तो लोग कहते हैं हमारे पास आया नहीं कोई। सो ये बड़ी त्रासदी है कि जो गद्दारों के टब्बर हैं वो तो राज कर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर है, वो मंत्री हैं, और जिन लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियाँ की हैं, वो रोल रहे हैं। ये अच्छा बात नहीं है। मैं पढ़ता था कहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद की माँ शायद उस परिवार की बाद में बहुत दशा बुरी थी और वो लोगों के भांडे मांझ के गुजारा किया। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई, तो ये बात देखो कितनी त्रासदी है। मतलब कितनी शर्म की बात है, जिन वीर शहीदों के बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, हम आज़ाद हुए, हम नेता बने, मंत्री बने, और आज वो जो है गुमनाम हो गए। उनके अगर जो बात, जिस तरह की आपने बात बताई कि चंद्रशेखर आज़ाद की माँ ने बर्तन मांझ के गुजारा करा, तो फिर बड़े शर्म की बात है ये हम सब के लिए। सर, वैसे तो ये पूरे स्वतंत्रता सेनानी पूरे देश के हैं, वो चाहे पंजाब के हो, महाराष्ट्र के हों, किसी भी स्टेट से हों, लेकिन खासकर अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के कौन से गुमनाम सिपाही थे जिनको हम लोग भूल गए? देखो, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो संबंध है नॉर्थ इंडिया से है जी, तो हम जब कनाडा से आते हैं हमारे पास टाइम भी होता है, इतना ही होता है, तो ज़्यादा हमारी पकड़ भी यहाँ पर ही है। तो हम हिमाचल में काम किया, जो अब पहले ही बता दिया, तो पंजाब में कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी जो देशभक्त हैं उन पर भी सरकार कुछ लोग हरियाणा के। हरियाणा में देखो, एक बड़ा नाम है, वो केदारनाथ सहगल जी। केदारनाथ सहगल जी। सो उनका नाम, वो 1907 में शहीद भगत सिंह के चाचा जी थे, जो सरदार अजीत सिंह, जिसकी आपने बात की थी, डलहौजी वाली, बिल्कुल नाम बदलने वाली। वो जब लायलपुर में वो मूवमेंट चली थी, पगड़ी संभाल देता, तो लाला जी उस वक्त ही सहगल साहब उनके साथी भी थे, उनके साथ भी काम किया। और 1928 में जब शहीद भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाई, और उसके पहले प्रधान सहगल साहब थे, तो वो काले कपड़े पा के रखते थे कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता तो मैं काले कपड़े पाऊंगा। तो एक ऐसा देशभक्त जिसको चाचा जी के साथ भी काम करना, भतीजे के साथ भी, तो कितना बड़ा। और मैंने सुना उनकी जो फैमिली है वो अम्बाला में रहती है, तो मैं हरियाणा सरकार से मैं कभी मिला नहीं, तो मैं मिलना चाहूँगा। तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अगर उस परिवार के मैं खबर मिला तो मैं हरियाणा सरकार से मैं ये मेरी अपील है कि अगर केदारनाथ सहगल जी के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी बन जाए या और कोई ऐसी यादगार बने, कोई इतने बड़े कद के वो देशभक्त थे, सो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए मैंने वो सरकार से बात करना चाहता हूँ, सीएम साहब से भी,
करूँगा आने वाले कुछ दिनों टाइम में, में। टाइम में। लगता है आप सफल होंगे, मेरा- क्योंकि जो आपने नाम लिया है ये एक नया नाम लगा। नहीं, उसके बगैर भी देखो, सिंगापुर म्यूटनी के रोहतक के पास के वो देशभक्त थे, बहुत बड़ा था वो म्यूटनी, तो और भी सरकार को हम देंगे। जो रहता काम है ना, ये तो लाला हम जी। चाहते हैं वो लाला जी के नाम पे हो, तो और भी देशभक्त हैं, उनको हम एक काम करें फिर दूसरा काम दें। दूसरा करें। तो मैं सरकार को, दूसरा मैं सभी सरकार को बेनती है कि एजुकेशन का हिस्सा जरूर बनाएं देश की आज़ादी के इतिहास को, ताकि जो बच्चों को पता चल सके, बच्चों को पता चलेगा को देश की और लोगों की, इस मिट्टी की ज़्यादा सेवा करेंगे और मिट्टी के साथ ज़्यादा जुड़ सकेंगे। तो मेरी यही अपील है सरकार को। तो आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बातें करने के लिए बहुत है आपके साथ, क्योंकि एक समय का दायरा है, वो समय का दायरा हमें ज़रूर रखना पड़ेगा। लास्ट में अगर आपको लगता हो कोई बात आप कहना चाहते हो, बस मैसेज मैं आपका? सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि अपने इतिहास से जुड़े रहें। देशवासियों, मैं तो यही कहूँगा कि इन लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ की हैं, प्लीज़ इनको याद आज करें। अपने पॉलिटिकल जो लीडरशिप नेताओं के लिए दो शब्द। नेताओं को, उनको भी मैं कहूँगा कि आप इस, ये बहुत शाना मता सुनहरी इतिहास है, इस पर भी गौर करें। और मैं नौजवान पीढ़ी को कहूँगा कि वो पढ़ा करें, अपने नशों से दूर रहें, खुश रहो, बाकी आपसी भाईचारा बनाए रखो। हम सारा देश एक परिवार हैं और एक परिवार की तरह रहो, आपस में घुल मिल के रहो, अपनी तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। तो ये थे साहिब सिंह थिंद, जिन्होंने जो अपने जीवन के बहुमूल्य टाइम में कहूँगा लगभग 35 साल इन शहीदों को दे दिए, जिन शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया और हम भूल गए। ये हमें याद करवा रहे हैं कि वो कौन कौन से शहीद थे। तो बात सही है कि वो किताबें, वो इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। जो इतिहास दबा रह गया, वो इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, जिससे मोटिवेशनल मिले हमारे युवाओं को, बच्चों को, और वो भी जो है देशभक्ति का जज्बा पैदा हो और नशों से दूर रहे। फिलहाल पंजाब हरियाणा गेल में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पे, किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, सत श्री अकाल, राम राम। धन्यवाद सर। धन्यवाद।